अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस अकेडमी। आज इस वीडियो के अंदर मैं सॉल्व करवाने वाला हूं आप लोगों को सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल्स, और वो सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल्स जो कि लास्ट टाइम लोगों ने कवर किए थे यहाँ मिल जाएंगे। देखें ये है पावर डिसिपेशन का पहला पार्ट, और आज हम लोग कवर करने वाले हैं पावर डिसिपेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका सेकेंड पार्ट, जिनमें रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे। 13.18 में गिवन है कि एक वाटर हीटर है, वो डिलीवर कर रहा है हमें 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, और ये वो डिलीवर करता है पर मिनट, यानी कि हर मिनट में 1 किलोग्राम पानी देता है। तो वाटर इज सप्लाइड एट 20 डिग्री सेल्सियस। वाटर जो सप्लाई किया जा रहा है हीटर को, यानी कि जो इनपुट है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर है, एंड एन आउटपुट टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस। हम चाहते हैं कितना हो जाए इज डिजायर्ड। तो हम चाहते हैं कि एक वाटर हीटर हो जो 1 किलोग्राम पानी दे हर मिनट में हमें, और 20 डिग्री पर पानी आ रहा है तो हम चाह रहे हैं कि वो हमें 80 डिग्री सेल्सियस करके दे। सो व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। हर जो वाटर हीटर है उसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट होता है जो हीट करता है, तो हम मालूम करना चाह रहे हैं कि क्या हो उसकी रेजिस्टेंस। और जो लाइन वोल्टेज है वो 220 आ रहा है, जो कि आमतौर पर घरों में आता है। अच्छा, गिवन ये है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है वो है 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा में वही तमाम चीज़ें, यानी कि 1 किलोग्राम ऑफ मास, और हमें गिवन है 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड्स, और इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, और हमें जिस टेम्परेचर पर चाहिए वो 80 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें मालूम करना है कि अगर लाइन वोल्टेज है 220 वोल्ट तो कितनी होनी चाहिए रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हीट डेवलप कर रहा है, जो हीटिंग एलिमेंट है, वो किस पर डिपेंड करेगी। तो वो हो जाएगा हीट जो डेवलप हो रही है एक्स शो कर रहे हैं, हो गया V²/R/T। अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो देखो, हमने पढ़ा है पावर के बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं पावर डिसिपेशन के, तो उसमें से पावर का एक फॉर्मूला ये भी है जिसके अंदर हमें वोल्टेज पता होता है और हमें रेजिस्टेंस पता होती है। ठीक ना, तो एक्चुअली वो होता है V²/R, लेकिन क्योंकि पावर होता है हीट सप्लाइड पर यूनिट टाइम, तो वो जो अपॉन में टाइम था तो यहाँ पर आता पावर की जगह पर, उसको हम डिवाइड से ले गए मल्टीप्लाई में, और फिर हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। एच हीट या वर्क डन, जो भी एनर्जी है, वो बराबर आ जाएगी V²/R/R मल्टीप्लाई बाय टी। अच्छा, अब जो हीट है जो कि पानी को गर्म करने के लिए चाहिए, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए चाहिए, वो होती है एच से शो कर रहे हैं, वो जाएगी MC डेल्टा टी। और ये कहाँ से आई, तो ये आ गई स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले से। हमें पता है स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है, C बराबर होता है कितनी हीट हमने सप्लाई करी, लेट से उसको हमने नाम दिया है H का, और वो होता है कितना मास है, यानी कि पर यूनिट मास, और फिर हम लिखते हैं चेंज इन टेम्परेचर, तो वो हो जाता है M डेल्टा टी के बराबर। तो उसी तरीके से अगर मुझे वैल्यू चाहिए H की, तो M और डेल्टा टी जाके C के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हो जाएगा MC डेल्टा टी। कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो पता चला कि हमारे पास आंसर आ रहा है MC डेल्टा टी की जगह पे आ गया T2 माइनस T1, और जो हीट डेवलप हो रही है वो आ गया V²/R/T। तमाम वैल्यूज पुट करें, मास 1 है और 4200 आ गया C, T2 है 80 और T1 है 20, V² 220 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और 1 इंटू 60, यानी कि 60 के बराबर ही आ रहा था। और जब हम सब कुछ सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.5 ओम, यानी कि इतनी रेजिस्टेंस रखी जाएगी अगर हीटिंग एलिमेंट की, तो हमें 1 किलोग्राम पानी को 1 मिनट में गर्म करके दे देगा कितना, अगर 20 पर सप्लाई है तो वो कन्वर्ट करके दे देगा 80 डिग्री सेल्सियस पे। 13.9 प्रूव करना है रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इन ईच ऑफ द टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि जो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन होती है हर एक रेजिस्टर के अंदर, जो कि कैसे कनेक्ट हुए हुए हैं, पैरेलल कनेक्ट हुए हुए हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द रेजिस्टेंस। तो हीट जो प्रोड्यूस होगी पहले रेजिस्टर के अंदर, वही फॉर्मूला जो मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर ड्राइव किया था, लेकिन पहला है तो H1 कर दिया, वो आ गया V²/R1 इंटू T। ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। देन हीट जो प्रोड्यूस हुई सेकंड रेजिस्टर के अंदर, उसका मैं नाम दे दिया H2, और वो हो जाएगा V²/R2 इंटू T। देखो, अब टाइम दोनों को हमने इक्वल दिया है, दोनों रेजिस्टेंस से जो हमने करंट को पास कराया तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कराया।
फिर क्योंकि पैरेलल है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है तो हमें V1 और V2 कहने की जरूरत नहीं है, वोल्टेज सेम रहेगा। सिर्फ फर्क क्या आया, जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग है, दोनों पैरेलल जुड़े हुए हैं और हमें हीट के साथ उसका रिलेशन ऑब्जर्व करना है। तो क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करा देते हैं क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द रेजिस्टेंस। जैसे हमने डिवाइड कराया तो क्या क्या कैंसिल हो गया, हमें वैल्यू मिली यहाँ पर v स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाय R1 और यहाँ पे आ गया v स्क्वायर टी इंटू R2। ठीक है, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो R2 ऊपर चला जाएगा और v स्क्वायर टी नीचे आ जाएगा। यहाँ पर क्या कैंसिल हुआ, t से t कैंसिल हो गया, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो h1 अपॉन h2 किसके बराबर आ गया, R2 अपॉन R1 और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। h1 R1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और h2 R2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये प्रूफ करना था। 13.20, ठीक है, ऐसा एक न्यूमेरिकल कर चुके हैं, बस इसमें ये नया काम है जो हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट वाला। एक 240 वोल्ट क्लोथ ड्रायर है जो कि ड्रॉ कर रहा है करंट और वो है 15 एम्पियर। हाउ मच एनर्जी इन किलोवाट आवर, कितनी एनर्जी यूज होगी किलोवाट आवर में पता करनी है और जूल्स में भी पता करनी है। और हमने कितनी देर यूज किया उसको, हमने 45 मिनट्स तक यूज किया है उस क्लोथ ड्रायर को। और ये तो सब हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हाउ मच विल बी द कॉस्ट, कितना बिल आएगा, मतलब अगर हम इसको यूज करते हैं तो कितनी कॉस्ट होगी, कितना बिल आएगा, जबकि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो रेट है वो है 1.45 पर यूनिट। ठीक है, तो कितने यूनिट बनेंगे, तो आपको पता है कि जो यूनिट्स है ना वो एक्चुअली किलोवाट आवर के अंदर आते हैं, जो इलेक्ट्रिकल यूनिट होता है। तो जब किलोवाट आवर कैलकुलेट कर लेंगे तो रेट हमें पता है, कॉस्ट भी पता कर सकते हैं। तो वोल्टेज आ गया 240 वोल्ट, करंट आ गया 15 एम्पियर, 45 मिनट्स तक हमने उसे यूज किया, यानी कि इनटू 60 तो 2700 सेकेंड्स। एनर्जी कैलकुलेट करनी है या वर्क कैलकुलेट करना है, जो कि किलोवाट आवर में भी आएगा और जूल्स में भी आएगा। फिर कॉस्ट फाइंड करेंगे। सबसे पहले वर्क डन बराबर आ जाएगा VIT के। ये कैसे आ गया, क्योंकि जो फॉर्मूला था पावर का, हम हमेशा पावर के फॉर्मूले से ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। जो डेटा है उसके मुताबिक पावर, वैसे हमें पता है पावर बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। मैंने बताया था ना पावर किसके बराबर है, पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और क्योंकि वर्क डन की वैल्यू चाहिए तो उसी टी को हमने यहाँ पे भेज दिया मल्टीप्लाई में, तो वो आ गया VIT। वोल्टेज 240, करंट 15 एम्पेयर और टाइम लगा 2700 सेकेंड्स, तो ये आ गया 9.72 10 raised to the power 6 जूल्स। नाउ इसको कन्वर्ट करेंगे पहले किलोवाट आवर में। हमें पता है 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, 3.6 10 raised to the power 6, तो इस फैक्टर से हमें डिवाइड कराना पड़ेगा। डिवाइड कराया तो आंसर आ गया 2.7 किलोवाट आवर। ठीक है ना, इसको किलोवाट आवर में हमने कन्वर्ट कर दिया। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब हमें कॉस्ट फाइंड करनी थी। तो देखो एक यूनिट के इतने रुपए हैं, तो 2 यूनिट के कितने होंगे, इसी का ट्वाइस होगा। ठीक है, अगर 2 यूनिट के पता करने हैं तो इसी का ट्वाइस हो जाएगा, 10 यूनिट का इसी का 10 टाइम्स, और हमें कितने यूनिट का पता करना है, हमें पता करना है 2.7 यूनिट्स का। तो इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.7 से। 1.45 मल्टीप्लाई बाय 2.7 तो आ जाएगा 3.92 रुपीज, यानी कि तकरीबन जो बिल बनेगा उसको इस्तेमाल करने का तो अराउंड 4 रुपीज होगा। तो पावर डिसिपेशन से रिलेटेड इतने ही न्यूमेरिकल है पिछली वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर, तो इजी हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन चैप्टर नंबर 13 में न्यूमेरिकल ज़रा ज़्यादा हैं, तो आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है और भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।